लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन है। दूसरे चरण के नामांकन के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश के 7 सीटों पर भी आज से शुरू होगा नामांकन। 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो और सतना में वोटिंग। रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में भी होगा मतदान। 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा सीटों पर भी मतदान। महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में होगी वोटिंग। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं और इसकी तैयारियां सियासी गलियारों से लेकर चुनाव आयोग और प्रशासनिक अमले तक में है और आम जनता के बीच ये बेहद खास मुद्दा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी, सब कुछ चीजें बेहतर तरीके से हो रही हैं और इधर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन उम्मीदवार कर सकते हैं। दूसरे चरण के नामांकन के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और आज से नामांकन। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश के 7 सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो जाएगा और 26 अप्रैल को अगर हम बात करें तो टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो और सतना में वोटिंग होगी। इसके साथ साथ रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में भी मतदान 26 अप्रैल को होंगे। 26 अप्रैल को ही छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होना है, वोटिंग होनी है। महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में वोटिंग होगी। तो छत्तीसगढ़ की 3 सीट, महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव। इसके साथ ही 26 अप्रैल की बात करें तो 7 सीटें मध्य प्रदेश की, जहां पर नामांकन आज से शुरू हो रहा है। हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इजहार खान भोपाल से और नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीलेश, आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले इजहार, आपसे जरा समझे मध्य प्रदेश की सियासी फिजा में क्या कुछ चल रहा है और आज से दूसरे चरण के लिए नामांकन की भी शुरुआत हो रही है, तो आप सब डेट जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए जोर आजमाइश तो पहले चरण से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब आज से जो सेकंड चरण का मतदान होना है उसके लिए भी नामांकन शुरू हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश की 7 सीटें हैं जिनमें होशंगाबाद है, टीकमगढ़ है, दमोह है, खजुराहो है, सतना है, रीवा है और बैतूल है, तो यहाँ पे जो नामांकन है वो शुरू हो जाएंगे। 4 अप्रैल तक जो है नामांकन जमा कर सकेंगे। 8 अप्रैल तक नाम वापसी रहेगी और 26 अप्रैल को मतदान होना है। तो कहीं ना कहीं ये जो 7 सीटें हैं ये 7 सीटें काफी अहम और खास है और इनमें एक सीट ऐसी है खजुराहो, जहां से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा वो चुनाव लड़ रहे हैं और जो इंडी गठबंधन है उसके तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट को समाजवादी पार्टी को दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर 7 सीटें हैं जिनमें से 6 पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होंगी, तो वहीं 1 पर जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी का मुकाबला होना है। इसको लेकर पूरी तैयारियां दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, मीटिंग्स की जा रही हैं, चुनावी सभाएं शुरू हो चुकी हैं और जो बूथ लेवल तक जाकर जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने की बात की जा रही है। साथ ही दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल नीलेश, आप जरा बताएं रायपुर में क्या कुछ चल रहा है, क्या है अपडेट? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो 3 सीटें जिस पे दूसरे चरण का मतदान होना है उसका जिक्र आप करते हैं, लेकिन वो अहम सीटें इसलिए भी हैं क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से खासकर 2 दिग्गज, 3 में से 2 बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। महासमुंद से पूर्व गृह मंत्री जो रह चुके हैं और एक बार के सांसद भी रह चुके हैं, वो भी 2014 से 19 के एरा में वो थे, ताम्रध्वज साहू, वो महासमुंद से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राजनांदगांव सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए काफी हॉट सीट बन गई है ये दोनों ही सीटें। और कांकेर से भी वीरेश ठाकुर को मौका दिया गया। तीनों सीटों पर लेकर मंथन लगातार चल रहा है और खासकर भूपेश बघेल के उस बयान के बाद जो कल काफी चर्चा का विषय रहा कि अगर 384 से ज्यादा प्रत्याशी किसी भी सीट पर लड़ेंगे लोकसभा क्षेत्र में तो वहां पे बैलेट से चुनाव होगा। तो अभी इंतजार ये किया जा रहा है कि नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, तो क्या प्रयोग के तौर पर भूपेश बघेल की जो सीट है या ताम्रध्वज साहू की जो सीट है वहां पर इस तरह का प्रयोग किया जाएगा कि 384 से ज्यादा प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया जाए। ये तो राजनीति में तैयारियों की बात है। दूसरी बीजेपी की ओर से अगर बात करें तो बीजेपी लगातार दौरे कर रही है। उनके जो संगठन के लोग हैं, आला नेता हैं, वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। उसी के तहत बालोद में आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होना है। लगातार 2 दिन से बालोद में मुख्यमंत्री का शेड्यूल है, जो कांकेर लोकसभा सीट का हिस्सा है। कांकेर लोकसभा सीट पिछले चुनाव में 2019 की बात करें तो काफी
कड़े मुकाबले में बीजेपी को जीत मिली थी। मात्र 6,700 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली थी, जो लोकसभा के लिहाज से काफी कम अंतर माना जाता है। और विधानसभा चुनाव में भी बालोद जिले की जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो लोकसभा कांकेर का हिस्सा है, उनमें से तीनों में कांग्रेस को हार मिली है, अभी माफ करिएगा बीजेपी को हार मिली है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए वो काफी कड़े मुकाबले वाली जगह है, इसलिए पूरा फोकस आला कमान का उस सीट को लेकर है। और खासकर बालोद में लगातार आज दूसरा दिन बिताएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जी अमृत। बिल्कुल इजहार, जरा आपसे समझना चाहेंगे तैयारियां कैसी हैं प्रशासन की तरफ से, आयोग की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से, और इसके साथ पहले चरण और दूसरे चरण में क्या कुछ है जिस पर गौर करने की जरूरत है खास? देखिए, अगर हम बात करें प्रशासन की और चुनाव आयोग की, तो उसने अपनी तैयारियां पूरी कर दी थी। जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पुलिस व्यवस्था प्रशासन को चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। निर्वाचन आयोग को पूरी चुनाव जो प्रक्रिया है उस पर नजर बनाया हुआ है। साथ ही अगर हम बात करें, अहम रोल है होगा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का, जहां भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीता जाए, तो वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि जो उसकी एकमात्र सीट है छिंदवाड़ा, सबसे फर्स्ट उसको वापस हासिल किया जाए। साथ ही और भी जितनी ज्यादा सीटें हासिल की जा सकती हैं उनको हासिल किया जाए। यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। हालांकि चुनाव प्रचार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से एक कदम आगे है। वो पहले ही अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और उनके जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में उतरकर जनता के बीच पहुंचना शुरू हो गए हैं। जबकि कांग्रेस ने 22 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। अभी भी 3 नाम जो है बाकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब उनके नेताओं से बात की जाती है और उनसे चुनाव को लेकर पूछा जाता है तो वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी दिखाई देती है कि मानो वो चुनाव को लेकर काफी अश्योर है और वो एक से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। तो हालांकि ऐसे में जरूरत भी है कांग्रेस को अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह की बनाने की, जिससे कि जो बीजेपी है उसे लगे कि कांग्रेस का जो आत्मविश्वास है इसका कारण क्या है। तो अगर आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो फिर चुनाव में किस तरह से जाएगी, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसके पास फिलहाल खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक सीट है, वो है छिंदवाड़ा। और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि छिंदवाड़ा को बरकरार रखा जाए और भारतीय जनता पार्टी को मिशन 29 को जो है कामयाब होने से रोका जाए। जी बिल्कुल नीलेश, आपसे जरा समझना चाहेंगे महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव पर कैसे समीकरण है, कितनी तैयारी? देखिए, राजनीतिक दलों के लिहाज से देखा जाए तो महासमुंद जो हिस्सा है वो पहले भी कांग्रेस जीत चुकी है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी वहां से चुनाव लड़े थे और उनको जीत मिली थी। उसके बाद से जो चुनाव हुए उसमें जरूर कांग्रेस को हार मिलती रही है, लेकिन जातिगत समीकरण की बात करें तो उस इलाके में साहू बाहुल्य वोटर्स हैं और इसीलिए यही कारण है कि ताम्रध्वज साहू जो साहू समाज के एक बड़े नेता भी हैं, साहू समाज से भी बड़े नेता रहे हैं और खासकर कांग्रेस के तो बड़े लीडर हैं ही, उनको मौका दिया गया है। जबकि बीजेपी ने दूसरी जाति की रूपवाणी चौधरी को मौका दिया है। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि साहू समाज अगर एकत्रित हो जाता है, जो कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखा था, अगर वो कांग्रेस के पक्ष में आ जाता है तो एक तरह से कांग्रेस के लिए काफी आसान हो जाएगी वो सीट। इसलिए ही एक ऐसे जो सीनियर साहू लीडर हैं उनको मौका दिया गया है। कांकेर की बात करें तो कांकेर कांग्रेस के लिए पोटेंशियल बड़ी सीट शुरू से रही है। पहले भी पिछले चुनाव का ही, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, काफी कड़े मुकाबले में बहुत कम अंतर से हार मिली थी कांग्रेस को। इस बार पूरी कोशिश कांग्रेस की ये है कि वहां से चुनाव जीता जाए और इसीलिए जो पुराने प्रत्याशी थे उनको ही मौका दिया गया है, वीरेश ठाकुर को कांग्रेस की ओर से। जबकि बीजेपी ने अपने जो सिटिंग एमपी थे उनकी टिकट काटकर भोजराज नाग को टिकट कहीं ना कहीं नीलेश यहाँ पर समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है, ये बेहतर है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल इजहार और नीलेश, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपसे आगे भी सवाल लेंगे, पर यह मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है।